नमस्कार, आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हुन टीवी भारत। गोरखपुर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में प्रवास के दौरान गोरखनाथ मंदिर में जनता दरबार लगाया और लोगों से मुलाकात कर उनकी समस्या सुनी। इस दौरान उन्होंने उन नन्ही बेटियों के इलाज में मदद और आवास की व्यवस्था करने की गुहार के साथ बेटिया को गोद में लेकर बैठी महिला को भरोसा दिलाया कि बच्ची का अच्छे से अच्छा इलाज सरकार कराएगी। महिला और उसके परिवार के लिए आवास भी व्यवस्था कराई जाएगी। इससे लेकर सीएम योगी ने मौके पर मौजूद अधिकारियों को निर्देश भी दिया। जनता दरबार में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 200 लोगों की समस्या सुनी और मुख्यमंत्री ने उन्हें आश्वस्त किया कि वे हर समस्या पर प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित कराएंगे। आजमगढ़ के सिधारी थाना के क्षेत्र के हरबांसपुर स्थित एक प्राइवेट रामा हॉस्पिटल का हैरान कर देने वाला मामला। इलाज में लापरवाही के चलते मरीज की मौत के बाद हंगामा। पथरी का ऑपरेशन कराने आए मरीज का सही से ना हुआ इलाज। लापरवाही के चलते मरीज की मौत। हालत गंभीर देखते हुए तीमारदारों ने मरीज को बनारस के हॉस्पिटल में कराया भर्ती। बनारस के डॉक्टरों ने बताया इलाज में लापरवाही के चलते बढ़ गया था इन्फेक्शन, जिसके कारण हुई मरीज की मौत। हॉस्पिटल के सामने शव रखकर परिजनों ने किया चक्का जाम। सूचना पर पहुंचे पुलिस फोर्स ने परिजनों को समझा बुझाकर सबको पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मौके पर पहुंचे पुलिस के क्षेत्राधिकारी शुभम तोदी ने परिजनों को कार्रवाई का दिया आश्वासन। तहरीर के आधार पर पुलिस ने आगे शुरू की कार्रवाई। हॉस्पिटल प्रबंधन पर आरोप लगाने के बावजूद भी नहीं आया कोई बयान। 1 साल पूर्व भी यूपी पुलिस के सिपाही के परिवार के साथ हुआ था ऐसा ही मामला। आजमगढ़ में आए दिन प्राइवेट अस्पतालों में लापरवाही के चलते रही मरीजों की मौत। हमारा विजय प्रताप नाम है। मरीज के क्या लगते हैं आप? मरीज के हम जो है कि उनके समधी लगते हैं। क्या मामला हुआ? किस अस्पताल की घटना है, बात बताइए। इस अस्पताल की घटना ये है कि हम लोग आए पथरी का ऑपरेशन कराने इनके यहाँ आए कराने, तो ये जो है कि पूरी जांच कराए। जांच कराने के बाद में ये कहे कि 24 घंटा बाद में ऑपरेशन होगा। तो 24 घंटा बाद में ऑपरेशन होगा तो जांच कराए। तो बाहर हम लोग जितनी जांच कराए 2-3 हजार रुपया लगा उसका। हम जांच कराए पूरा सब जांच कराने के बाद में इनको जांच हमने सौंपा। ये कहे कि आपका मरीज सही है, ऑपरेशन करने लायक है। वो डॉक्टर ने बोले। क्या डॉक्टर का नाम है? डॉक्टर का नाम कैसे जाने क्या है कि उसमें कई डॉक्टर लोग हैं। हॉस्पिटल कौन सा है? अमित सिंह जो कौन सा है? रामा हॉस्पिटल है। रामा हॉस्पिटल है तो उसमें वो कहे कि आपका मरीज ऑपरेशन करने लायक है। और उसमें जो है कि ऑपरेशन ये कर दिए। करने के बाद में मरीज हमारा एक दिन जो है कि स्वस्थ था, दूसरे दिन मरीज की तबीयत बिगड़ गई। जब मरीज की तबीयत बिगड़ गई उसके बाद में आईसीयू में डाल दिए। आईसीयू में डालने के बाद में 2 दिन आईसीयू में डाले हुए थे। उसके बाद में आईसीयू में से मरीज को कह रहे हैं कि आपका मरीज स्वस्थ है, आप घर पर ले जाइए। आप जो है कि दाल का जूस देंगे और आप जो है कि दाल सुबह देहात की हवा लगेगी तो आपका मरीज होश में आ जाएगा। तो हम लोग कहे कि हमारा मरीज बेहोशी हालत में है तो हम लोग कहाँ लेके जाएं। तो हम लोग देखे कि और तबीयत बिगड़ती गई तो हम लोग चले गए सलमानी डॉक्टर के यहाँ। सलमानी डॉक्टर ने एम्बुलेंस में देखे, वो कहे कि कोई डॉक्टर ऑपरेशन गलत कर दिया है, इसको या तो पीजीआई ले जाइए या तो बीएचयू के लीजिए, रेफर कराइए। तो हम लोग गए सदर से रेफर करवाए। फिर बीएचयू के लिए रेफर हुए तो बीएचयू में ले गए तो 5-6 घंटा हम लोग बीएचयू में भर्ती किए। वहाँ पर बीएचयू के डॉक्टर ने बड़े बोले कि इस मरीज को वेंटिलेटर चाहिए, बिना वेंटिलेटर के ये मरीज मर जाएगा, 10 से 15 मिनट आधा घंटा में मर जाएगा।
तो हम लोग कुलवंती हॉस्पिटल था, उसमें वेंटिलेटर खाली था। हम लोग उनसे फोन किए तो वो कहा कि हमारे यहाँ वेंटिलेटर की सुविधा है। तो हम लोग ले गए तो वहाँ पर भर्ती कराए। वहाँ पर 50,000 रुपया उसने लिया और उसके बाद में भर्ती किया, वेंटिलेटर पर फिर लगाया। तो हमारा मरीज जो है कि उस पर 5-7 रोज ले मरीज उस पर वेंटिलेटर पर चला है। आज 5 बजे भोर में मरीज की मृत्यु हो गई। वहाँ के डॉक्टर क्या बताए किस कारण? वहाँ का डॉक्टर ये बोला कि इसका गलत ऑपरेशन करने की वजह से इसके शरीर में इन्फेक्शन फैल रहा है, यह मरीज बचेगा नहीं। इसके पेट में जो है कि गलत ऑपरेशन कर दिया है कोई डॉक्टर। अभी आप क्या चाहते हैं? हम लोग ये चाह रहे हैं सरकार से कि जल्दी से जल्द तत्काल कार्रवाई होके, जो कि उनके पास छोटे बच्चे हैं, 5 वर्ष का लड़का है, सिर्फ वही कमाने खाने वाले थे। अभी आप लोग यहाँ आए तो हॉस्पिटल प्रशासन की तरफ से कोई डॉक्टर वगैरह मुलाकात आप लोगों से किया? कोई डॉक्टर नहीं आया। दरवाजा लोग बंद कर दिया, गेट बंद कर दिया। किसके बुलाने पे जाने वाले थे, गेट बंद कर दिए लोग। मध्य प्रदेश के रीवा में विश्व हिंदू परिषद सेवा विभाग द्वारा निःशुल्क हड्डी रोग शिविर का आयोजन किया जा रहा है। इस शिविर की खास बात यह है कि मरीजों का इलाज नई तकनीक से बिना सर्जरी के किया जाएगा। शिविर में अब तक लगभग 400 से अधिक मरीजों की पंजीकरण हो चुका है। आयोजकों को उम्मीद है कि शाम 6 बजे तक यहां संख्या बढ़कर लगभग 1000 तक पहुंच जाएगी। शिविर सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक चलेगा। शिविर का मुख्य उद्देश्य आम जनता को आधुनिक चिकित्सा पद्धति के बारे में जागरूक करना है। विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम मरीजों को बताएगी कि कैसे नई तकनीक की मदद से शरीर के किसी भी अंग को बदले बिना किसी भी हड्डियों के विभिन्न समस्याओं का इलाज संभव है। रीवा में पहले भी कई निःशुल्क चिकित्सा शिविरों का आयोजन किया जा चुका है। इस बार शिविर विशेष रूप से हड्डी रोगों को इलाज पर केंद्रित है। शिविर में हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर राहुल के कुंडर और विश्व हिंदू परिषद एवं बजरंग दल रीवा संभाग के अध्यक्ष सुनील सिंह की विशेष भूमिका है। सुनिए। नमस्कार। आज विश्व हिंदू परिषद की तरफ से और प्रार्थना हॉस्पिटल रीवा के सौजन्य से कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम में निःशुल्क हड्डी जोड़ रोग का शिविर आयोजित किया गया है, जिसमें ज़्यादा लोगों में घुटने और कमर दर्द की समस्याओं को देखा जा रहा है और उसका निवारण किया जा रहा है। ख़ास तौर से ऐसे मरीज जो घुटना प्रत्यारोपण कराने में असफल हैं या घुटना प्रत्यारोपण नहीं करा पा रहे हैं या उनके मन में कई तरह की भ्रांतियां हैं, ऐसे मरीजों को देख के उनका उपचार किया जा रहा है। ऐसे घुटने का उपचार जो अभी शुरू के आर्थराइटिस के लक्षण हैं, उन्हें इंजेक्शन के माध्यम से भी ठीक किया जा रहा है। और ऐसे घुटने जो पूरी तरीके से डैमेज हो चुके हैं, उनको टोटल नी रिप्लेसमेंट घुटना प्रत्यारोपण करके ठीक करने की सलाह दी जा रही है। और यहाँ पे ऐसे मरीज जो आयुष्मान योजना के अंतर्गत आते हैं, उनका निःशुल्क उपचार, आगे का जो उपचार है वो भी निःशुल्क किया जाएगा। धन्यवाद। अभी लगभग टोटल 400 रजिस्ट्रेशन है, जिसमें अभी 150 मरीज हम देख चुके हैं और लगभग 200 मरीज अभी और देखने बाकी है। हाँ, हमारे रीवा में अब रीवा मेडिकल हब बन चुका है। हमारे यहाँ हर तरीके के घुटने के उपचार की सुविधा उपलब्ध है, चाहे नी में इंजेक्शन लगाने को लेके हो, चाहे रीजनरेटिव थेरेपी को लेके हो, चाहे टोटल नी ट्रांसप्लांट को लेके हो। और हमारे रीवा में अब ये रेगुलर किया जा रहा है। ज़्यादातर हमारे पास मरीज कमर दर्द और घुटने दर्द से पीड़ित आए हैं। महिला और पुरुष दोनों में ये देखा जा रहा है। शिविर जो आयोजन किया गया है, जी क्या इससे आप लोग यहाँ पे करना चाह रहे हैं? देखिए, एक तो हम लोग क्योंकि हमारे यहाँ वाटर में कैल्शियम बहुत ज़्यादा है, तो जनरली हमारे यहाँ लोगों को हड्डियों की और गैस की प्रॉब्लम रहती है। और बहुत सारी गरीब जनता है जो इंदौर वगैरह बड़े हॉस्पिटल्स पहुँच नहीं पाती है। तो हम लोगों का ये प्लानिंग रही कि यार बाहर के डॉक्टर्स को बुलाया जाए और पूरे के ज़िले में प्रचार प्रसार करके जो भी ऑर्थोपेडिक से रिलेटेड परेशानी है, हड्डियों से रिलेटेड, जनरली आजकल घुटने की, कूल्हे की बड़ी नॉर्मल प्रॉब्लम हो गई है लोगों को, तो उसके तत्वाधान में किया था।
और हम थोड़ा विश्व हिंदू परिषद संगठन से लोगों को जोड़ना भी चाहते थे कि हम भाई समाज में सक्रिय, हमारे बहुत सारे काम लोगों को नहीं मालूम पड़ते हैं, पर ये एक ऐसा काम है जो पब्लिक से जुड़ा हुआ है, तो इससे लोगों को जानकारी मिलेगी कि हम लोग इस तरह के भी कार्य किया करते हैं। अच्छा, इस कार्यक्रम में लगभग कितने लोग आ चुके हैं और अपनी कितनी तैयारी की बात ही मान के चले कि हम अभी तक मेरे ख्याल से 150 से लोग आ चुके हैं। 10 बजे थोड़ा लेट हो गया, 10:30 से स्टार्ट हुआ, पर अभी आप देख रहे हैं चारों तरफ जो है पेशेंट दिखाई पड़ रहे हैं, तो उम्मीद कर रहे हैं कि हम शाम तक 600-700 तक पेशेंट को अटेंड कर पाएंगे। और हमारे पास यहाँ पे एक पोर्टेबल मशीन भी है, एक्सरे मशीन भी है, जो फ्री ऑफ कॉस्ट है लोगों के लिए। बल्कि बड़ी खुशी हो रही है बता के कि लोकल डॉक्टर्स ने भी हम लोगों को थोड़ा लेट अप्रोच किया, वो भी चाह रहे थे, कुछ पैथोलॉजी वाले लोग भी चाह रहे थे, कुछ और डॉक्टर्स भी जुड़ना चाह रहे थे। तो अगली बार से हम ये कोशिश करेंगे कि हम लोकल डॉक्टर्स को भी इस कैंप में शामिल करें और मल्टीपल कैंप करेंगे। नहीं, अभी तो ये इच्छा है कि हम साल में 2 बार या एटलीस्ट करें। इसके साथ साथ हम लोग विश्व हिंदू परिषद की तरफ से बहुत बड़ा एक ब्लड डोनेशन कैंप करने की योजना बना रहे हैं, जिसमें हमारे जितने भी ज़िले के सक्रिय भाई बंधु हैं, बहनें हैं, वो सब आएंगी। और हो सकता है कि हम मध्य प्रदेश में एक रिकॉर्ड बनाएं कि सबसे बड़ा ब्लड डोनेशन कैंप जो है वो विश्व हिंदू परिषद की रीवा इकाई ने किया। अब भी इंदौर से आए हुए हैं डॉक्टर्स, एक राज मल्होत्रा, मैं नाम मेरे को याद नहीं है अभी, और भोपाल से भी आए हुए हैं, प्लस लोकल डॉक्टर्स भी हैं, डॉक्टर फिजियोथेरेपिस्ट भी है, एक्सरे मशीन भी हैं। अभी पैथोलॉजी वाले भी शायद अभी ज्वाइन करेंगे कि अगर किसी को ब्लड टेस्ट वगैरह की, यूरिन वगैरह की जांच करानी है तो यहीं कर देंगे। अभी तो कैंप में एक्सरे निःशुल्क है, पैथोलॉजी निःशुल्क है, प्लस और डॉक्टर्स का परामर्श निःशुल्क है। जो डॉक्टर्स कुछ नॉमिनल मेडिसिन दे सकते हैं वो भी निःशुल्क है। ने आज फिर बाबा अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर को लेकर उनके समय की सरकार और उनके जीते जी जो तत्कालीन सरकार ने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के लिए किया, उन पर एक तरफ से तस्वीर न लगने से लेकर उनके मृत शरीर को दिल्ली में जगह न देना और यहाँ तक कि उनकी मृत अवस्था में शरीर को एक शहर से दूसरे शहर ले जाने को लेकर भी परेशान किया। इन तमाम बातों को लेकर एक बार फिर बयानबाजी देते हुए डॉक्टर मोहन यादव ने विपक्ष को घेरा। लगातार बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के लिए जंक्शन से लेकर अभी तक कि भाजपा की सरकार ने क्या कुछ किया, कहा मोहन यादव ने क्या कुछ कहा, सुनिए। देखिए, हमारी पार्टी प्रारंभ से स्वर्गीय भीमराव अम्बेडकर जी के समाज में दिए गए योगदान को सदैव नमन करती है और इसीलिए जनसंघ के जमाने से लगा करके हमारी पार्टी ने सदैव अम्बेडकर जी के समाज में उनके द्वारा किए गए योगदान को स्मरण करने के लिए लगातार माननीय प्रधानमंत्री जी, उसके पूर्ववर्ती हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी, हमारे अपने विचार परंपरा के आधार पर हर साल उनकी जयंती और उनकी पुण्यतिथि मनाते हैं। इतना ही नहीं, उनके 5 तीर्थ जिनके आधार पर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का जहाँ जन्म हुआ, वो महू में भी उनका पहली बार स्मारक बना करके हमारी तत्कालीन प्रधानमंत्री के साथ साथ हमारे अटल जी के साथ हमारे मुख्यमंत्री उस समय के भारतीय जनता पार्टी के, उनने महू में वो स्मारक बनाया। हर साल बड़ा महाकुंभ लगाने का काम भी हमारे अम्बेडकर जी के जयंती के अवसर पर करते हैं। मुझे इस बात का संतोष है कि यहाँ ग्वालियर में भी अम्बेडकर जी के स्मारक का ये भव्य स्थान है, जिसमें 2nd चरण का काम का मैं जल्दी भूमि पूजन करने वापस आने वाला हूँ। और कांग्रेस ने सदैव बाबा साहब की आत्मा को दुखाया। जीते जी बाबा साहब के साथ झूठ बोलकर छल किया गया। उनको उनकी योग्यता के हिसाब से मंत्रिमंडल के अंदर तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमान नेहरू जी ने जवाबदारी नहीं दी और उससे आगे बढ़ते हुए जब वो उनके संविधान के आधार पर चुने हुए चुनाव में आना चाहते थे, तो कांग्रेस ने उनको लगातार चुनाव हराने का प्रयास किया। उनकी पार्टी के जब 2 सदस्य चुनाव जीते और एक ने अपने सीट से इस्तीफा दे करके बाबा साहब के लिए उपचुनाव की स्थिति लाए, तब भी तत्कालीन प्रधानमंत्री ने अम्बेडकर जी को
वो चुनाव भी हरा करके पूरी ताकत लगा करके अपनी बाबा अंबेडकर साहब की जो मूल विचारधारा है उसके विरोध में कांग्रेस की विचारधारा की स्पष्ट लाइन खींची। इतना ही नहीं, बाबा साहब ने अपने जीवन में जो दिल्ली के अंदर योगदान दिया है वो किसी से छिपा नहीं, संविधान से लगा करके पार्लियामेंट तक। लेकिन बाबा साहब अंबेडकर के एक चित्र को भी तत्कालीन प्रधानमंत्री लगाना उचित नहीं समझा। प्रतिमा लगाने की तो बात छोड़ो, बाबा साहब के लिए पार्लियामेंट में पहली बार तेल चित्र लगाने का काम भी भारतीय जनता पार्टी के तत्कालीन नेतृत्व ने किया है। बाबा साहब जी जीते जी परेशान रहे, कांग्रेस ने सदैव दुख दिया, और जब शरीर छूटा तो बाबा साहब अंबेडकर जी का दाह संस्कार के लिए भी दिल्ली में जगह तत्कालीन कांग्रेस के प्रधानमंत्री और सरकार ने नहीं दी। उतना ही नहीं, बाबा साहब अंबेडकर के पार्थिव शरीर को लेकर के उनकी चैत्य भूमि जब बंबई ले गए तो विमान के आने जाने का खर्चा भी सरकार ने उनकी पत्नी से लिया है। इससे बड़ा निंदनीय काम क्या होगा। कांग्रेस का दोहरा चरित्र सदैव सामने आता है। कांग्रेस हमेशा अपने वोट बैंक के लिए बाद में बदलती है। जैसे कि आपातकाल का पाप कांग्रेस के सिर पे था जब उनने संविधान की एक तरह से हत्या करते हुए कोर्ट ने उनको रिहार किया, कोर्ट ने उनका चुनाव अवैध घोषित किया, बदले में उनने देश को आपातकाल दिया। अंबेडकर जी के इस स्मारक स्थल पर आकर के मुझे इस बात की प्रसन्नता, थोड़े दिन पहले ही हमने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अभयारण्य पार्क का नामकरण किया जो सागर में बनने वाला है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के माध्यम से कई सारी योजनाएं, पंचतीर्थ तो है ही, जहाँ भगवान बुद्ध के स्मरण के आधार पर सांची से हम अंबेडकर जी को जोड़ते हैं, तो हमने बौद्ध यूनिवर्सिटी बनाने का काम किया, दुनिया भर के बौद्ध लोगों को मध्य प्रदेश से जोड़ने का अवसर दिया। बाबा साहब अंबेडकर के आधार पर बच्चों को, मेधावी विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति, उनके पढ़ने की, उनकी कोचिंग की, उनके जीवन में बदलाव की, इसी प्रकार से विश्वविद्यालय, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय महू में बाबा साहब के जन्म स्थल पर बनाने का काम भी हमारी सरकार ने किया। एक एक करके इतनी सारी योजना है कि बाबा साहब, और वास्तव में हमने ये बाबा साहब के प्रति उनके समाज को दिए गए योगदान को नमन है। लेकिन कांग्रेस को इससे सीखना चाहिए। नकारात्मक पॉलिटिक्स के आधार पर जिस ढंग से कांग्रेस नाटक करती है, अंबेडकर जी और उनके सारे अनुयायी जानते हैं कि कांग्रेस वोट के लिए कुछ भी कर सकती है। इसलिए कांग्रेस आज घर बैठी हुई है। दिल्ली में तीसरी बार वो घर बैठी, और मध्य प्रदेश में तो 2003-04 के बाद गलती से 1-1.5 साल छोड़ दो तो कांग्रेस इसीलिए घर बैठी कि वोट की राजनीति नहीं चलेगी। जनता की सेवा करते हुए हमारे महापुरुषों के आदर्श का पालन करे, खासकर भीमराव अंबेडकर जी के जो बताए मार्ग में समता मूलक, समाजवादी, सभी वर्गों को लेकर के जिस प्रकार से अंबेडकर जी ने अपना जीवन जिया और समाज को प्रेरणा दी है, हम सब मिलकर के इन सारे कामों को स्मरण भी करें, और बाकी भी सभी महापुरुषों के साथ हम तो समरसता वाले लोग हैं। इस आधार पर मैं मान के चलता हूँ आज हमारी सरकार जिस प्रकार से काम कर रही है, बहुत जल्दी इसके सेकंड चरण का भूमि पूजन करके उसका काम शुरू करने में 5 तारीख को अगले महीने जुलाई में आ रहा हूँ, और उम्मीद करूंगा कि इस कामों को हम बचे हुए काम को भी पूरा करें। उत्तर प्रदेश के दिलारी थाना क्षेत्र के गांव चटकाली में शादी के 14 साल बाद पत्नी फरार, 10 लाख के जेवर नकदी लेकर पत्नी फरार। 32 साल की रोजीना खातून की है 2 लड़कियां। पति हारून को महिला से जान का भी खतरा। मूल रूप से बिहार की रहने वाली आरोपी पत्नी, पुलिस आरोपी पत्नी को कर रही तलाश। दिलेरी थाना क्षेत्र के गांव चटकली का मामला है ये। नाम हारून, कहाँ के रहने वाले? गांव चटकाली, थाना डिलारी, जिला मुरादाबाद का रहने वाला हूँ। क्या हुआ आपके साथ? सर, हमारा निकाह सन 2010 में बिहार से हुआ, जिला कटिहार। उस लड़की का क्या नाम था? उस लड़के का नाम रोजीना खातून। मेरे साथ में ये हुआ कि सन 2024 में 22 मई को मेरी पत्नी घर से जितना जेवरात था और जितना मेरा पैसा था 2.5 लाख रुपए, 8 तोले सोना, जिसके का सामान 28 अदद, वो लेके मेरे घर से फरार हो गई है। 14 साल तक मेरी पत्नी मेरे घर रही,
जिसमें उसे कोई भी ऐसी परेशानी हमने नहीं आन दी। जो सामान या जो खाने पीने में या हर चीज में हमने उससे कोई परेशानी नहीं आन दी। बढ़िया उसकी जिंदगी हमारे घर पर गुजरी। एक दिन हमारा लड़का हमसे बोला कि अब्बा ना पासपोर्ट बनवाओ और दोनों उम्र पे जाओ। तो सन 2024 में जून के महीने में हमने उसका पासपोर्ट बनवाया उम्र के लिए। जो हम अपनी पत्नी को लेकर उम्र पे जा रहे थे, लेकिन जून में पासपोर्ट बनवाया। उसके बाद 22 मई को पासपोर्ट लेकर और जितना सामान पैसा लेकर वो हमारे घर से फरार हो गई। उस महिला से आपको कितने बच्चे हैं? उस महिला से मेरे पास इस वक्त 2 बच्चे हैं। आपको जानकारी मिली तो आपने छानबीन की? जब हमें जानकारी मिली कि हमारे घर से वो फरार हो गई है, तब हम उसके बाद थाने पहुंचे। थाने में हमने गुमशुद की रिपोर्ट लिखाई। रिपोर्ट लिखाने के बाद में पुलिस उसकी तलाश करने लग गई। तो पुलिस लगातार तलाश कर रही है? पुलिस लगातार तलाश कर रही है। अच्छा, इस महिला से कुछ जानकारी है आपको? किसके साथ है? ये किसी प्रेमी के साथ अपनी चली गई है? इतनी जानकारी है कि आगे अपने प्रेमी के साथ है। तो अब इस महिला से आपको क्या खतरा है? इस महिला से हमें ये खतरा है, जो हम इस वक्त मोबाइल के जरिए यूट्यूब पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे देखते हैं, किसने ड्रम में भर दिया, किसने कत्ल करा दिया, किसने जहर देकर मार दिया अपने पतियों को। तो हो सकता है जब ये हमसे फरार हो गई तो हमें इससे ये खतरा है कि हमें या हमारे घर को या हमारे माल को नुकसान न पहुंचा सके। जब वो महिला आपके घर से गई, उस दिन की आप दिनचर्या बताएं कि कैसे कैसे आपको पता चला? उस दिन की ये बात है साहब, जिस दिन को हमारे घर से गई तो हम सुबह अपने घर से जंगल चले गए, क्योंकि हम तो किसान लोग हैं। अपनी फसल के लिए जब हम जंगल गए तो हम वहां से शाम को आए। उसके बाद में जब हमने पूछा अपने बच्चों से कि तुम्हारी अम्मी कहाँ है, तो हमारे बच्चे हमसे बोले कि वो अपने लड़कों को एडमिशन कराना गई थी मुस्तापुर। हमने बच्चों से पूछा किस टाइम गई थी, तो बच्चे हमारे बोले हमसे कि वो दिन के 9 बजे गई थी, सुबह के 9 बजे, और शाम तक वो घर नहीं आई। जब शाम तक वो घर नहीं आई तो फिर उसके बाद में हम स्टेशन पे पहुंचे मुरादाबाद। हमने वहां भी उसे ढूंढा, लेकिन वो उसका पता कहीं नहीं चला। फिर उसके बाद 25 मई को हम थाने पहुंचे। हमने गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाई, थाने में सूचना दी। इसके बाद आपको कोई उसके फोन कॉल या कोई धमकी आपको कोई पता चल रहा हो, क्या जानकारी दी गई? इसके बाद उसके फोन आते हैं हमारे पास, तो वो हमें धमकी देती है कि मैं तुम्हें मरवा दूंगी, अपना हिस्सा लूंगी जमीन का, जायदाद का। तो हमें उस बात का खतरा है कि हो सकता है वो मतलब हमें किसी वजह से नुकसान पहुंचावे, इसलिए हमने रिपोर्ट करी है गुमशुदगी। और हमारी ये पुलिस से मांग है कि पुलिस उसे गिरफ्तार करे और जितना हमारा सामान संदूक का ताला तोड़कर लेके गई है वो पुलिस हमारा वापस करवा। क्या क्या सामान लेके गई है आपका? सामान हमारा करीबन आधा किलो से ज्यादा तो चांदी का सामान है और 8 तोले सोना है, जिसकी आदत 28 है। हाँ, और कुछ कैश वगैरह? अभी के लिए इतना ही। ताज़ा खबर के लिए देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी भारत।